नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सारांश के बारे में। 2021 में जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो अपडेट हुए हैं वो, और जो पेड क्वेश्चन है आयोग के, वो उन सारे क्वेश्चंस का संकलन जो है इसी वीडियो में होगा। और एक तरह से आप बोल सकते हैं कि रिवीजन आपका हो जाएगा। तो वैसे तो आपका ये जो क्लास है वो पेड क्लास के लिए है, लेकिन फिर भी इसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। तो आप सभी इसको रिवीजन करके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चले, हम लोग स्टार्ट करेंगे। आवर कॉमन फ्यूचर्स एग्जैक्टली है क्या ये? तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट मतलब WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार सतत विकास के अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने के योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सके। तो पूछा जा सकता है कि आवर कॉमन फ्यूचर एग्जैक्टली है क्या? तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर के बारे में। कुछ घटनाएं हैं उनके बारे में बात करें। पहली घटना है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1972 में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है ईयर। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बहुत पेट क्वेश्चन है आयोग का, जून 1992 में हुआ था सम्मेलन। ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट के प्रकाशन के बारे में बात करें तो अप्रैल 1987, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की ही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, ये आपका हुआ था सितंबर 1987 की बात है, सितंबर 1987 की बात है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं और आपको आनी भी चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही पेट क्वेश्चन है आयोग का और लगभग से हर एक परीक्षा में पूछा जाता रहा है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है सौर विकिरण के बारे में बात करें तो सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपका जल चक्र में होती है। वर्षा की मात्रा के बारे में बात करें तो वर्षा की जो मात्रा है वो आपका वायुमंडल की नमी में, वायुमंडल में जो नमी होती है उसकी मात्रा पर डिपेंड करती है। तो वर्षा की मात्रा जो है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है? ये वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन के परसेंटेज के बारे में बात करें तो करीब 78.08% परसेंटेज होती है। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑलमोस्ट आपका 78%, 78% के आसपास होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे है पर्यावरणीय अपकर्ष के बारे में बात करें तो पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है? तो प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या फिर प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है और पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है कुछ नई चीज़ें पूछी जाती हैं जैसे सतत विकास लक्ष्य, इसमें भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2020 में तो आपका 117 थी, 117वीं रैंक पे था भारत। नेक्स्ट है एक नीति आयोग की रिपोर्ट आती है। तो नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, ये नीति आयोग द्वारा रिलीज़ की जाती है। पूछा जा सकता है कि सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक कौन रिलीज़ करता है? तो नीति आयोग रिलीज़ करता है। इससे संबंधित आंकड़ों के बारे में भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है धारणी विकास के बारे में बात करें तो धारणी कृषि का मतलब होता है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। एजेंडा 21 के बारे में बात करें, एग्जैक्टली है क्या ये? तो एजेंडा 21 से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। एजेंडा 21 जो है धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है और इसमें सम्मिलित देशों ने धारणी विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है या फिर न्यूज़पेपर्स में भी दिखाई पड़ जाता है एजेंडा 21 के बारे में।
नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया ही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपका रियो डी जेनेरियो में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है रियो +20 के बारे में अक्सर ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो रियो +20 जो है एग्जैक्टली क्या है, ये धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, पूछा जाता है ये भी। तो कब हुआ था, 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। बहुत बार इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में आपका पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। नीरी के बारे में बात करें, रिसर्च इंस्टीट्यूट है नीरी, और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान मतलब नीरी, ये महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी जो है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो पूछा जाता है डायरेक्टली कि नीरी कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, तो 1958। नीरी कहाँ पे है, नागपुर में है, और 1998 में इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में बात करें तो जिनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसका मुख्यालय जो है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है यूएनईपी के बारे में बात करें, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में। इसका जो मुख्यालय है वो आपका नैरोबी केन्या में स्थित है। ईपीए के बारे में बात करें तो ईपीए का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल के बारे में बात करें, इसका भी बहुत मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका है एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण के सभा के सत्र के बारे में अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो भी आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करें तो रिसेंट की एग्जामिनेशन में ही पूछा गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 का है, 1986 का है, 1986 का है, संपूर्ण भारत में लागू है। नेक्स्ट पॉइंट है इसको पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 का है, और छाता विधान भी इसको बोला जाता है। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है। और वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वो पारित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल मतलब एनजीटी, ये भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था, ये आपका 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है और एनजीटी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं इको मार्क के बारे में बात करें तो इको मार्क जो है प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट स्प्रिंग के बारे में बात करें तो साइलेंट स्प्रिंग क्या होती है एग्जैक्टली। साइलेंट स्प्रिंग जो है पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी और संरक्षणविद रेचल कॉर्सन है। तो ये पुस्तक जो है करीब 1962 में प्रकाशित हुई थी। तो साइलेंट स्प्रिंग जो है जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली थी, उसकी जो लेखक हैं कौन है, रेचल कॉर्सन। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो हरित विकास मतलब ग्रीन डेवलपमेंट के जो लेखक हैं WM एडम्स साहब हैं। नेक्स्ट है अभी चल रही है 20वीं सदी, तो 20वीं सदी के बारे में बात करें तो 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों से पर विस्तार से की गई चर्चा में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जनसामान्य का विस्थापन और पुनर्वास आदि मुख्य विषय थे, लेकिन राजनीति और विकास पर चर्चा का विषय नहीं बन सका और जो फोकस था वो आपका दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में बात करें तो ग्रीन हाउस फार्मिंग जो स्टार्ट की थी वो आपका पंजाब ने सबसे पहले शुरू किया था। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बात करें तो बहुत पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस का जो डेट है वो 5 जून है। इसके थीम के बारे में क्लास में बहुत बार डिस्कस हुआ है, होपफुली सभी लोगों को याद होगा। अगर थीम आपको याद है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका थीम क्या था। विश्व पर्यावरण दिवस का
थीम क्या था ये आपको लिखना है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। तो सभी को पता होगा कि बंद तंत्र में क्रियाएं जो हैं वो नहीं होती हैं। नेक्स्ट है जैवमंडल के बारे में बात करें तो पृथ्वी का सर्वाधिक जो वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपका जैवमंडल है, और पूछा भी बहुत जाता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं लास्ट ईयर, मतलब 2020 के एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर आपका इस टॉपिक से पूछे गए थे। नेक्स्ट है इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, और इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। नेक्स्ट है धान के खेत के बारे में बात करें तो ये आपका एक आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र है, पूछा जाता है ये भी आपका बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें तो सागरीय मतलब महासागर जो है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें तो जैसा भी हम लोगों ने बात किया समुद्र, तो समुद्र ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और पूछी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है। ये भी काफ़ी बार आपका ऑलमोस्ट आपका हर एक 2 साल में कवर अप हो जाता है फिर से। खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन के बारे में बात करें तो साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य जो है प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांसभक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है जैविक घटक के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक के उत्पादक जो घटक हैं वो आपका हरे पौधे होते हैं। प्रथम पोषक तत्व के बारे में बात करें तो हरे पादप आता है। नेक्स्ट है जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का जो कार्य है वो आपका उत्पादक करते हैं, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है और ये पूछा भी जाता है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो आपका सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के जो पश्चात है वो आपका कहीं ना कहीं घटती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि घटती है ये। नेक्स्ट पॉइंट है जीव भार के पिरामिड के बारे में बात करें तो जीव भार का जो पिरामिड है तालाब नामक पारिस्थितिकी तंत्र में जाकर उलट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व वन दिवस के बारे में बात करें तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विश्व वन दिवस जो है वन जो ईयर है वो कब मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है जंगल दिवस बोल सकते हैं कि जंगल दिवस आपका कब मनाया जाता है। वन दिवस हो गया और जल दिवस हो गया, ये 2-3 जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पेट क्वेश्चन है। गौरैया दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो गौरैया दिवस भी लिख लीजिएगा, मतलब बता दीजिएगा कि कब होता है, और नहीं आता है तो गूगल आप कर लीजिएगा, क्योंकि गौरैया दिवस हो गया, वन दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, ये ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर होते हैं। ठीक है, अपनी क्लास में तो मुझे लगता है कि सभी को याद होगा, तो लिख दीजिएगा सीक्वेंस में डाल के। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण के बारे में बात करें तो जैव भू रासायनिक चक्र इसको कहते हैं। नेक्स्ट है बेनेट के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो आपका बेनेट द्वारा किया गया था। सीयर के बारे में बात करें तो समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था
और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है ये। तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। और वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं जो हैं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गईं और पेड़ों को काटने नहीं दिया। और 70 के दशक का यही आंदोलन पादप संरक्षण की कहीं ना कहीं मिसाल बन गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। रीज़न आप सभी को पता है, सुंदरलाल बहुगुणा साहब। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई के बारे में बात करें तो भूमंडलीय हेक्टेयर होती है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। यूकेलिप्टस के बारे में बात करें तो यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जो जल स्तर है काफ़ी नीचे चला जाता है, बहुत ही नीचे चला जाता है। इकोटोन के बारे में बात करें तो दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है वो इकोटोन कहलाता है। अर्नीज नेस के बारे में बात करें तो अर्नीज नेस ने वर्ष 1973 में सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, पिक्नोक्लाइन के बारे में बात करें तो पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है जो पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैव विविधता दिवस के बारे में बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है। बहुत कुछ किताबें ऐसी हैं जो 29 दिसंबर भी आपको दिखाई पड़ेगा वहाँ पे। रीज़न क्या है उसके पीछे बात कर लेते हैं। तो विश्व के कई देश ऐसे हैं जो 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अधिसमय जो है वो प्रभावी हुआ था। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से कुछ देश इसको 29 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन भारत जैसे कई देश इसको 22 मई मनाते हैं। आपके एग्जामिनेशन में भी होपफुली 22 मई ही आएगा। अगर 22 मई ऑप्शन में नहीं होता है और 29 दिसंबर ऑप्शन में होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे 29 दिसंबर के बारे में ही जानकारी चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2030 तक, मतलब 2030 तक। ये भी सितंबर 2019 की बात है। कोप 14 जब हुआ था तो उसमें आपका ये फैसला किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो ये आपका स्थित है जामनगर में। जामनगर कहाँ पे है? जामनगर आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता के बारे में बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पाई जाती है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा उठता है, पूछा जाता है, पता होना चाहिए। जैव विविधता के परिवर्तन में बारे में बात करें तो जैव विविधता में परिवर्तन जो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो जैव विविधता जो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और रीज़न इसका ये है कि यहाँ गर्म जलवायु, अधिक वर्षा और पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है, सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता जो है वो कहीं ना कहीं विशालतम है। पूछा जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो केरल स्थित शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा भी जाता है। साइलेंट वैली परियोजना के बारे में बात करें तो ये आपका केरला राज्य से रिलेटेड है। तो वर्तमान में तो शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इस घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। फूलों की घाटी के बारे में बात करें तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि के बारे में बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। और भारत में करीब 18 विशाल विविध देशों के कुल करीब बोल सकते हैं स्तनधारियों का करीब 7.6%, पक्षियों की करीब 12.6%, सरीसृपों की करीब 6.2% तथा उभयचरों की करीब 4.4% आबादी है।
हॉटस्पॉट के बारे में बात करें, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो हॉटस्पॉट शब्दों का सबसे पहले प्रयोग जो है वो नॉर्मन मायर्स ने किया था और वर्ष 1988 में किया था। हॉटस्पॉट ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। तो जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, भारत म्यांमार सीमा और सुडालैंड को हॉटस्पॉट माना जाता है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र तथा सुडालैंड का पार्ट है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट के बारे में बात करें तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, ये आपका पश्चिमी घाट में पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चारों के नाम आपको याद होना चाहिए। पश्चिमी घाट के बारे में बहुत पूछा जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता के बारे में बात करें तो जैव विविधता के नाश होने का जो कारण है वो आपका बोल सकते हैं प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ों से मिलकर आपका ये बनता है। और जैव विविधता को अगर हम लोग बोलें कि अधिकतम संकट किस चीज़ से है, तो प्राकृतिक निवास और प्राकृतिक वनस्पतियों के विनाश से आपका सबसे अधिक संकट उत्पन्न होता है या सबसे अधिक संकट होता है। नेक्स्ट पॉइंट भी लिखिएगा। जैवमंडल रिजर्व के बारे में बात करें तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रणनीति है वो आपका जैवमंडल रिजर्व है। नेक्स्ट पॉइंट है इन सिंटू के बारे में बात करें तो जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का जो उद्देश्य है वो आपका प्राकृतिक और बोल सकते हैं कि अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थाने मतलब इन सिटू जैव विविधता का संरक्षण करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ववासन के बारे में बात करें तो जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण जो है वो आपका स्ववासन कहलाता है, मतलब इन सिटू कहलाता है। वैसे क्लास में बहुत बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो होपफुली आप लोगों को याद भी होगा। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसी वीडियो को अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी। क्लास जितने लोग कर रहे हैं उनको तो याद हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। IUCN के बारे में बात करें तो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन जो है अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ मतलब IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों को सूचियां जो है सम्मिलित की जाती हैं रेड डाटा बुक में। पूछा जाता है रेड डाटा बुक में कौन से नया आ गया, तो कौन सा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN के द्वारा किया जाता है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता जो है वो रेड डाटा बुक में होती है, पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन है जो विलुप्त माना जाएगा, तो प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ मतलब जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब तक विलुप्त माना जाता है जब अपने प्राकृतिक आवास में करीब 50 वर्षों से ना देखी गई हो। ये तब पूछा जाता है, ये पूछा भी बहुत जाता है, इसको बारे में आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट है गिद्धों के बारे में बात करें तो साइंस की क्लास में बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है डिक्लोफेनिक के बारे में। होपफुली सभी को याद होगा कि इसी की वजह से गिद्ध जो है वो मरने लगे थे। आप क्वेश्चन में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि गिद्धों के मरने का जो कारण था वो कौन सी दवाई थी जिसका प्रयोग आपका जानवरों के लिए किया जा रहा था। उसके बाद गिद्ध जब जानवर को खा रहे थे तो उनकी डेथ हो रही थी, तो कौन सी दवाई का नाम था। नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत तेज़ी से इनकी जो मात्रा है वो घटी थी, इसी वजह से फिर साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज़ के बारे में वो किया, रिसर्च किया और उसके बाद फाइनली पता चला कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से हुआ। वन्य गधों के बारे में बात करें तो कच्छ का रण जो है भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है और इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र के सीमित होते जाने के कारण इसका जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं खतरे में है।
और पूछा कर जाता है कि भारतीय वन्य गधे का जो प्राकृतिक आवास है वो कहाँ पे है, तो कच्छ के रण में स्थित है, पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, सीलोन फ्राग माउथ के बारे में, कॉपर स्मिथ ब्राडबेट के बारे में, ग्रे चिंड मिनीवेट के बारे में और हाइट थ्रोटेड रेड स्टॉर्ट के बारे में, तो सारे के सारे पक्षी हैं और इन चारों के बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है, कई बार डिस्कस किया है, होपफुली आप सभी को याद होगा। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन के बारे में बात करें तो लगातार इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, होपफुली अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो सभी को याद होंगे। तो रामसर सम्मेलन बोल सकते हैं कि रामसर में कितने स्थल शामिल हो गए हैं, भारत में स्थित रामसर स्थल कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो कितने आप लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ फिर से, और करंट की क्लास में कई बार मैंने डिस्कस किया है इस चीज़ के बारे में। फिलहाल रामसर सम्मेलन संरक्षण के बारे में बात करें तो ये संबंधित जो था वो आपका नम भूमि से था, और नम भूमि दिवस या फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है शायद ये भी पूछ लिया जाए क्योंकि अभी इंक्रीज हुआ है, लेटेस्ट डाटा है एकदम। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम के बारे में बात करें तो दिसंबर 2002 में पारित किया गया था, दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण जो है वो कब स्थापित किया गया था, तो 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, चेन्नई चर्चा में आया था। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और एक बोल सकते हैं नीति और कानून की केंद्र की स्थापना जो है वो कहाँ पे की थी, वो आपका चेन्नई में की थी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। जब से आपका बोल सकते हैं यूपीएससी में क्वेश्चंस की संख्या इंक्रीज़ हुई है एनवायरनमेंट से, तो उस समय से ही लगातार आपका यूपी में भी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब, 22 मई को। अभी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही है। नेक्स्ट है, जोसेफ फोरियर के बारे में बात करें तो जोसेफ फोरियर जो है इसने 1824 में ग्रीन हाउस या फिर हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैस में आपका सबसे ज़्यादा प्रभाव या फिर योगदान कौन देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड था। मीथेन गैस इसमें सबसे ज़्यादा अपनी ही बोल सकते हैं कि सेवा देती है, या फिर सबसे ज़्यादा इन्हीं का परसेंटेज होता है। इसकी वजह से वैश्विक ताप में वृद्धि होती है और लगातार चीज़ों में बदलाव हो रहा है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करें तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो आपका बोल सकते हैं प्राकृतिक रूप से तो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये नहीं है। मीथेन के बारे में बात करें तो धान के खेत से, कोयले की खदानों से और घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं, और कहा जा सकता है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। पूछा जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसों के बारे में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन इसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैसें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो ग्रीन हाउस गैसें हो गई, ओजोन परत के क्षरण हो गया, प्रदूषण हो गया, सारे के सारे आपका जलवायु परिवर्तन का कारण हो सकता है। बहुत स्पेसिफिक है, इसमें आपका ऐसा कुछ है नहीं जो आपको नहीं आएगा अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। अगर आपसे पूछा जाए कि भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका जो है वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है तो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि इसका सबसे प्रमुख कारण है।
धान के खेत के बारे में बात करें तो धान के खेत, कोयले की खदानें और घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। और मीथेन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है, बहुत पूछा जाता है मीथेन के बारे में, तो बहुत पूछा जाता है, आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करें, ये शब्द बहुत सुनते हैं आप लोग। वैश्विक ताप वृद्धि या फिर ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जीवन के समक्ष गंभीर चुनौती है और इसके कारण ग्लेशियर के पिघलने की दर जो है बढ़ेगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी कहीं ना कहीं, और प्रवाल भित्ति का विरंजन होगा तथा चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़ और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ेगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है, पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में कहीं ना कहीं वृद्धि देखी गई है और ये करीब 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है, हरित ग्रह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके अभाव में भू सतह और औसत तापमान जो है तो वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा ओजोन जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, पूछा जाता है जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं। इन्वायरमेंट आपको पकड़ बनानी चाहिए। करंट के बाद इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है आज की डेट में जो लगातार इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 के बारे में बात करें तो ये आपका पेरिस में आयोजित हुआ था और 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो आपका वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ये दो क्वेश्चन आपका एक साथ हो गए, जिससे अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे गलत ना हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड बारे में बात करें तो ये अभी आपका जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है और पूछा जाता है डायरेक्टली आपका इसी से कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ये आपका जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। जैसे कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है बायो सेफ्टी से रिलेटेड है, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है अनवरत जैविक प्रदूषक से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बहुत बार हम लोगों ने बात की है, तो ये आपका ओजोन परत से रिलेटेड है और पूछा भी बहुत जाता है, आपको पता भी होना चाहिए। कार्टेजेना के बारे में बात कर ही लिए हम लोगों ने, जैव सुरक्षा समझौतों से आपका ये रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, गहरी कार्बन वेधशाला मतलब DCO जिसको बोलते हैं, एग्जैक्टली है क्या ये, तो गहरी कार्बन वेधशाला से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप और उद्गम को समझने की दिशा में एक 10 वर्षीय अभियान पर कार्यरत है और इस अभियान के तहत गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य जो है संचालित किया जाता है। कार्बन टैक्स के बारे में बात करें तो सिंगापुर ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए 2019 की बात है कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो कार्बन टैक्स लगाने की बात कही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ करेंगी और बढ़ेंगी। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में बात करें तो करीब ये 2008 में लोकार्पित की गई थी, 2008 में लोकार्पित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, ओजोन दिवस के बारे में बात करें तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन के बारे में बात करें 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये 1997
और कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सफ़र के बारे में बात करें तो सफ़र के बारे में कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। 2018 में डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा सफ़र, ये आपका वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, इसका उद्घाटन किया गया था, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। पूछा था आपसे सिर्फ इतना जा सकता है कि सफ़र एग्जैक्टली क्या है, तो वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है ये। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन बायोस्फीयर के बारे में बात करें तो ओजोन बायोस्फीयर को एक्सरे किरणों से बचाती है। ओजोन दिवस के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है, ये आपका 16 सितंबर को है। ओजोन परत जो है मुख्यतः कहाँ पे अवस्थित अगर पूछा जाए तो स्ट्रैटोस्फीयर में अवस्थित है, स्ट्रैटोस्फीयर में पाई जाती है, मौजूद है। कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनके स्रोत के बारे में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान की खेत, जैसे हम लोगों ने बात किया। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ईंट के भट्टों से स्रोत है इसका, और पूछा भी जाता है इसके बारे में। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक के बारे में बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका बोल सकते हैं कि सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रोपोस्फियर के बारे में बात करें तो ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपका पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा, आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत संरक्षण दिवस के बारे में अभी हम लोगों ने बात कर ही ली है। ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट है सदाबहार वनों के बारे में बात करें तो सदाबहार वन जो है वो आपका पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट जो है वो आपका केरल। नेक्स्ट है पेड़ पौधों के बारे में बात करें और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता के बारे में बात करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गोवा के चोराव द्वीप के बारे में बात करें तो गोवा का जो चोराव द्वीप है वो पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली के बारे में बात करें तो कमेंट में आप लिखिएगा साइलेंट वैली कहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है भीतर कनिका के बारे में बात करें तो भीतर कनिका गरान उड़ीसा के केंद्रापाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है। और अगर इसको हम लोग रामसर सम्मेलन से, रामसर स्थल से रिलेट करें तो 2002 में घोषित भी आपका की गई थी। इस रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था भी आपसे, तो होपफुली उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वन ह्रास के कारण के बारे में बात करें तो वनों के ह्रास का जो बहुत बड़ा कारण है वो आपका औद्योगिक विकास में वृद्धि, इसका एक प्रमुख कारण है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। वालपराई के बारे में बात करें तो वालपराई नगर जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है और यही पूछा जाता है आपका डायरेक्टली। राष्ट्रीय वन नीति से पूछा जाता है तो 1952 का है राष्ट्रीय वन नीति, और पूछा भी जाता है। और वन दिवस के बारे में भी हम लोगों ने बात किया तो 21 मार्च को आपका वन दिवस मनाया जाता है। और 2021 में इसका जो थीम था फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, ये आपका इसका थीम था। फिलहाल आपको विश्व वन दिवस के बारे में डेट पता होनी चाहिए, जल दिवस की थीम आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है
राष्ट्रीय वन नीति कब की है? ये आपकी है 1952 की। हम लोगों ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2019 कई बार देखा है, तो होपफुली ये आपको याद होगी। इसके बारे में बहुत हम लोगों को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तो दो तीन ही पॉइंट्स मैंने इसके बारे में बताया है। जैसे भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो करीब 21% है, 21.67% है, 21.67% है। और पूछा भी बहुत जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से 21.67% है। नेक्स्ट पॉइंट है, और वनावरण के बारे में बात करें, कुल वनावरण जो है वृक्षावरण वो कितना है? 24.56 है। कुछ घटनाएं हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 का है, प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 का है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और पता भी होना चाहिए आप लोगों को, एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं और यूपी बीसीएस का पेपर है, बड़ा एग्ज़ामिनेशन भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैंग्रोव के बारे में बात करें तो भारत में मैंग्रोव का जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है वो आपका गुजरात तट के सहारे में पाया जाता है। नेक्स्ट है कुछ वन्य प्राणी हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली के बारे में बात करें तो व्हेल शार्क जो है, इवन भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी मछली है। 50 फीट तक लंबी हो सकती है, कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में। तो गुजरात तट पर आने वाले कुछ व्हेल हैं, शार्कों की जो सुरक्षा है। इसके अलावा 2004 में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था इनकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आईयूसीएन की जो बोल सकते हैं संकटापन जातियाँ होती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर साल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये अपडेट भी होते हैं। वन संरक्षण अधिनियम हो गया 1980 का है और ये भी स्टार्टिंग की क्लास में मैंने पूछा भी था। होपफुली आप लोगों को याद होगा और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिखा भी होगा। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट हाथी बोल सकते हैं कि 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973, जैव विविधता अधिनियम जो है वो आपका 2002 का है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपका क्लास में डायरेक्टली आपको लिखाए गए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। और अगर रिकॉल आप करते हैं, इवन मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपको इसी में डायरेक्टली मिल जाएंगे, मुझे लगता है कि रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि अगर आपने कॉपी में नोट डाउन कर रखा होगा तो वो सारी की सारी चीज़ें आपका रिकॉल हो जाएंगी बहुत आराम से, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बताते चला जा रहा हूँ और जिसको भी याद होगा बहुत आराम से कैप्चर कर लेगा और बहुत आराम से उसका रिवीजन हो जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। और जिसको अगर नहीं, जिसने लिख रखा है न्यू कमर है तो वो नोट डाउन कर सकता है, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो नोट डाउन कर सकता है चीज़ों के बारे में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें तो ये आपका झांसी में स्थित है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मतलब WWF के प्रतीक जानवर के बारे में बात करें तो ज्वाइंट पांडा इसका प्रतीक जानवर है, पूछा जाता है इसके बारे में, आपको पता होना चाहिए। भूटान सरकार के बारे में बात करें तो भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए हैं। और लास्ट जो अपडेशन था वो 72% का था, लेकिन जो करंट अपडेशन आया है वर्तमान में तो भूटान का लगभग 84% भूभाग वनों से आच्छादित है। तो एक नया अपडेशन है और होपफुली आप सभी लोगों को ये समझ में आएगा। इस तरह से चीज़ें जो हैं अपने आप को आपको अपडेट रखनी चाहिए। अगर आपको एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना है तो अपडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। भारत में स्थापित पहले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हैले नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था हैले नेशनल पार्क जो है, हैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो जिम कॉर्बेट का ही नाम है, उत्तराखंड में है और 1936 ये है इसका नाम। बेतला पार्क के बारे में बात करें तो ये आपका बिहार में स्थित है।
एशियाटिक बब्बर शेर के बारे में बात करें तो इसका जो निवास है वो आपका गिर वन में पाया जाता है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो ये आपका हंगुल और कश्मीरी स्टैग से रिलेटेड है, पूछा जाता है। कुछ अगर हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करें तो बांदीपुर कर्नाटका में है, राजाजी उत्तराखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। और पिन वैली के बारे में बात करें तो ये पिन वैली जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िला में स्थित है। वैसे कई बार क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आ रही होगी, होपफुली सभी आप लोगों को याद होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है येलो नेशनल पार्क के बारे में बात करें, येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर ही ली हम लोगों ने। देहरादून वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जबलपुर में है। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मनाली में स्थित है। मन्नार की खाड़ी के बारे में हम लोग बात करें तो मन्नार की खाड़ी जो है सागरी राष्ट्रीय उद्यान है और यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना करीब वर्ष 1980 में हुई थी, 1980 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बुक्सा बाग परियोजना के बारे में बात करें तो बुक्सा बाग परियोजना जो है दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है और वर्ष 1986 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कांजीरंगा असम में है, कुद्रेमुख कर्नाटका में है, साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला में, पेज घाटी महाराष्ट्र में, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटका, सरिस्का राजस्थान, पापीकोंडा भी है आंध्र प्रदेश में, दाचीगाम जम्मू कश्मीर, गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, केबुल लामजाओ मणिपुर। बहुत पूछा जाता है और सभी को याद भी होगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो याद नहीं होगा क्योंकि लिमिटेड है और हर एक साल पूछे ही जाते हैं। नामदफ़ा की इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करें तो 1983 का है। दुधवा बहुत इंपॉर्टेंट है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है और 1977 इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। हाल फिलहाल कुछ वर्षों में सिमलीपाल के भी बारे में पूछा गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई थी, 1980 में हुई थी और ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ डायरेक्टली हम लोग राष्ट्रीय पार्क के बारे में बात करें, राष्ट्रीय पार्क के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सुंदरवन जयमंडल और बाघ अभयारण्य है ये। कान्हा के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ भी एमपी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में है। दाचीगाम के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है, जम्मू कश्मीर। बांदीपुर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और संजय राष्ट्रीय उद्यान जो हो गया मध्य प्रदेश में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटका में है। बेतला झारखंड में है। गूगामल बहुत पूछा जाता है, महाराष्ट्र में है ये। इंतानकी नागालैंड में है। गोइंदू तमिलनाडु में है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की ही है अभी। और काजीरंगा के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है। तो कुद्रेमुख आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अभी मैंने बताया ही है, बिना आप रिपीट किए कुद्रेमुख बताइएगा कि कुद्रेमुख कहाँ पे इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट पॉइंट है और क्या क्या है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो आपका एडवर्ड सुएस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है नीलगिरी जयमंडल स्थल के बारे में बात करें। नीलगिरी जयमंडल स्थल की स्थापना जो है वर्ष 1986 में है। नंदा देवी जयमंडल की स्थापना 1988, सुंदरवन की स्थापना 1989, कंचनजंगा जयमंडल स्थल के बारे में बात करें तो 2000 में इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। कुछ जयमंडल रिजर्व हैं जिनकी अवस्थिति के बारे में बात करें, जैसे नोकरेक मेघालय में, मानस असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त मलाई जो है वो आपका केरला में स्थित है, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। ठीक है, ये सब आपका पूछे जाते हैं और बहुत ही पेट क्वेश्चन है आयोग के, अक्सर ही आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, 1 नंबर दे के जाते हैं और जिस तरह से इनकी संख्या बढ़ रही है पता होना चाहिए आपको इनके बारे में। नेक्स्ट है कुछ अभ्यारण्य है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे पेरियार हो गया केरला में है, कान्हा एमपी में है, केवलादेव राजस्थान में,
दाची गाम जम्मू कश्मीर मैंने बात की ही है, सरिस्का राजस्थान, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, गर्म पानी असम, अगस्त मलाई केरल और तमिलनाडु दोनों बोल सकते हैं, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल जो है वो आपका उड़ीसा में है। इसके अलावा नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर लगातार मैं चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, अगर जो भी ज्वाइन करना चाहे उसको ज्वाइन कर सकता है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, और क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं जो पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है पेरियार के बारे में बात करें तो पेरियार के बारे में हम लोगों ने केरला बात की ही है, पूछा जाता है। शुक्ला फांटा बहुत पूछा जाता है। शुक्ला फांटा जो है वो नेपाल में स्थित है। शुक्ला फांटा कहाँ पे स्थित है? वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के प्रथम तितली उद्यान के बारे में बात करें तो भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है वो आपका बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है, जो बेंगलुरु में स्थित है। पूछा जाता है ये भी बहुत ज़्यादा। वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो गई। रीज़न ये है कि मैं चाह रहा था कि एक साथ आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाए, और कोशिश भी करूँगा कि पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाए। इन्वॉल्वमेंट अगर जब आप वीडियो देखें तो शुरू से लेकर अंत तक देखें, और बहुत आराम से आपका इसका रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए, तो आपके लिए आसानी होगी, ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के बारे में बात करें 29 जुलाई को मनाई जाती है। बाघ परियोजना के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 1973 से आपकी प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है बाघों के बारे में अगर एक चीज़ आपसे पूछा जाए कि बाघों की वर्तमान में आबादी कितनी है, तो मुझे लगता है कि जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में कि वर्तमान में बाघों की भारत में स्थिति कितनी है, कितने बाघ जो हैं भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि नवीनतम आंकड़े अभी मैंने जल्दी ही क्लास में लिखाए हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा वर्तमान में बाघों की कुल संख्या कितनी है। कुछ बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे बांदीपुर कर्नाटका हो गया, मिलघाट हो गया महाराष्ट्र में, बुक्सा हो गया पश्चिम बंगाल में, पाखुई हो गया अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हाथी परियोजना के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। 1992 का है हाथी परियोजना। ये लास्ट ईयर काफ़ी चर्चा में आया था, जब एक हथनी को बहुत गलत तरीके से मार दिया गया था, किसी इंसान के द्वारा ही मारा गया था। नेक्स्ट है क्यू के बारे में बात करें, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है ये क्यू, और क्यू जो है इंग्लैंड में स्थित है, और 40,000 से अधिक प्रजातियां जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा के चरम स्रोत के बारे में बात करें तो जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है? ये आपका सूर्य है। नेक्स्ट पॉइंट है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल, ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का पहल है। पूछा भी जाता है आपके एग्जामिनेशन में, आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य के ईंधन के बारे में बात करें तो भारत में नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति जो है सर्वाधिक संभावना वाला है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तर पूर्व राज्यों में एक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना लागत पर करीब 70% सब्सिडी प्रदान करता है। राष्ट्रीय सौर मिशन इसके विकास में लगा हुआ है लगातार, इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो सौर शक्ति को भविष्य का ईंधन कहा जा सकता है या फिर कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रथम शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था, और ये लगातार पूछा जाता है रिपीटेड फॉर्म में, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लगातार पूछी ही जाती रहती हैं। नेक्स्ट है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत के पहले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें
तो द्वीप, इसको क्लास में बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के बारे में बात करें तो ये आपका कोच्चि में स्थित है। बहुत बार आपको इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है, बहुत बार आपको क्लास में इसके बारे में भी पढ़ाया गया है। नेक्स्ट है पौगामिया पिनाटा के बारे में बात करें तो पौगामिया पिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पौगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलेइक अम्ल होता है और इसी कारण जेट्रोफा के अलावा इसको भी बायोडीजल का विकल्प माना जाता है। सिक्किम के बारे में बात करें तो सिक्किम जो है विश्व का पहला 100% जैविक ऊर्जा है, जैविक राज्य है, 100% जैविक राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइकेंस के बारे में बात करें तो लाइकेंस जो है निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं और यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी हैं, इसीलिए नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। तो लाइकेंस जो है वायु प्रदूषण के अच्छे संसूचक होते हैं, शानदार संसूचक होते हैं। जहाँ पे लाइकेंस उगेंगे ये समझ लीजिए कि वहाँ पे कहीं आसपास प्रदूषण नहीं है। तो जितनी अच्छी जगह पे आप जाएंगे, फिलहाल यूपी में तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे लाइकेंस। हाँ, आप जम्मू कश्मीर साइड जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़रूर दिखाई पड़ेंगे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी जितना मैं जान रहा हूँ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा आपका अभी स्टार्ट किया गया है, मतलब 2019 में शुरू किया गया है। पूछा जा सकता है कब शुरू किया गया, तो 2019 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नौकनी संरक्षण के बारे में बात करें तो नौकनी संरक्षण जो है वो आपका फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है। पूछा जा सकता है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आपको पता होना चाहिए। उर्वरक के उपयोग के बारे में बात करें तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सभी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो नहीं होता है। ध्वनि प्रदूषण के मापन के बारे में बात करें तो डेसिबल में मापते हैं, ये आपका साइंस के पोर्शन में भी लगातार पढ़ाया गया है। ग्रीन मफलर के बारे में बात करें तो ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। सामान्य पारिस्थितिकी में वृक्षों के जो पत्तों की सरसराहट है, अगर डेसिबल में मापें तो करीब 20 डेसिबल आता है उसका जो साउंड है। बोल सकते हैं कि सरसराहट जो होती है वो करीब 20 डेसिबल बोला जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बात करें तो 2 से 3 दिसंबर को आपको हुआ था 1984 के बारे में, और मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण आपका ये हुआ था। नेक्स्ट है स्वचालित वाहन निर्यातक का सबसे अभिलाषु धातु प्रदूषक के बारे में बात करें तो लेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ घटना हैं उनके यौगिकों के बारे में बात करें, जैसे अम्ल वर्षा है, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धुंध है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन परत का जो क्षरण है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गया। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है, पूछा बहुत जाता है। जल पुरुष के बारे में बात करें तो राजेंद्र सिंह पर्यावरणविद हैं, इनको जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, भारत के जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 22 मार्च को, और पहली बार कब मनाया गया था 1993 में आपका ये मनाया गया था, स्टार्ट किया गया था। वैसे डायरेक्टली पूछा जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है कुछ झीलों के बारे में बात करें, जैसे चन्नापटना झील है वो हासन में है, और पोवई के बारे में बात करें महाराष्ट्र में है, नक्की झील माउंट आबू राजस्थान में है, भीमताल के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में है, पूछी जाती है। वाटर के बारे में बात करें तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है वो कब का है 1977 का है, 1977 का है, 1977 का है। तो कुल मिलाकर पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सारांश 2021 वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो को कोशिश करिएगा
कि 2 से 3 बार सुन ले तो आपको कहीं से भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा डाटा जो है इसी में सारगर्भित कर दिया गया है। जितना महत्वपूर्ण हो सकता है वो सारा का सारा डाटा जो है इसी वीडियो में कवर अप करा दिया गया है, जिससे आपको कहीं और कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और ऑलमोस्ट बोल लीजिए कि अब जो इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया है वो आपका 12 से 15 क्वेश्चन कम से कम पूछा जाएगा। लास्ट ईयर आपका 13 क्वेश्चन पूछा गया था, और डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन पे ये इम्पैक्ट डालता है। और जिसकी तैयारी इन्वायरमेंट पे अच्छी पकड़ है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। चलिए, फिलहाल पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सारांश 2021 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।